मैंने गांधी को क्यों मारा? भाग 5 का 4। गांधी की नीतियों की खुली पोल। माँ सिंध पृथक्करण 1928 तक मोजिन्ना की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी और महात्मा ने भारतीय लोकतंत्र, राष्ट्र और हिंदुओं के बलबूते पर अपनी कई उचित और अनुचित मांगों को पहले ही पूरा करवा लिया था। चूंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी हिंदुओं को अपने क्षेत्र से खदेड़कर उन्हें सामुदायिक भेड़ियों की ओर धकेल रही थी, इसलिए महात्मा ने सिंध से अलग होने का समर्थन किया। सिंध, कराची, सुक्कुर, शकरपुर और अन्य स्थानों पर दंगे हुए, जहां केवल हिंदू ही पीड़ित थे और भारत के क्षितिज पर हिंदू मुस्लिम एकता तेजी से लुप्त होती नजर आ रही थी। लीग ने कांग्रेस को अलविदा कहा। हर पराजय के साथ गांधी जी की हिंदू मुस्लिम एकता को प्राप्त करने की पद्धति में रुचि बढ़ती जाती थी। एक जुआरी की तरह जो हारते जाने पर हताश होता है, फिर कुछ जीतने की आशा में पुनः दांव लगाता है। गांधी जी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए असंगत तरीके से और भी रियायतें दी। स्वतंत्रता की लड़ाई में मोजिन्ना को महात्मा के नेतृत्व का समर्थन था, लेकिन कांग्रेस के मुसलमानों का कांग्रेस से दूर और अलग थलग रहने का रवैया पिछले कुछ वर्षों में बढ़ने लगा था और 1928 के बाद मुस्लिम लीग का मानो कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं था और वह कांग्रेस के साथ मिलकर कुछ भी करने को तैयार नहीं थी। वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया। उसमें जो मुसलमान अनुपस्थित थे, उन्हें कांग्रेस संगठन से बाहर कर दिया गया। उसके बाद शायद ही कोई हिंदू मुस्लिम एकता की आशा बची थी। फिर भी गांधी जी अंध आशावादी बने रहे और स्वयं को अधिक से अधिक मुस्लिम सांप्रदायिक व्यवस्था के लिए समर्पित करते गए। गोलमेज सम्मेलन और सामुदायिक पुरस्कार। ब्रिटिश सरकार ने पाया कि दोनों ही देशों में प्रशासन, इंग्लैंड और भारत में अत्यधिक उत्साह और उम्मीद से संवैधानिक सुधारों का आग्रह बढ़ता जा रहा है। फूट डालो और राज करो की बेईमान नीति को अपनाने के बावजूद उसने जो सामुदायिक कलह उत्पन्न की थी, उसके परिणामस्वरूप देश में न तो स्थायित्व था, न ही किसी समुदाय में सुरक्षा का भाव था। जबकि ब्रिटिश सरकार की परिकल्पना से फूट डालो और राज करो की नीति भारत को शांति और सुरक्षा दे सकती थी। इसलिए 1929 के अंत में यह निर्णय लिया गया कि 1930 शुरू में इस स्थिति को लेकर गोलमेज सम्मेलन किया जाएगा। उस समय लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में थी और प्रधानमंत्री थे श्री रामसे मैकडोनाल्ड, लेकिन कार्रवाई बहुत देरी से हुई। 1 महीने बाद ऊपर लिखित घोषणा के बावजूद लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन सत्र में स्वतंत्रता के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई और कांग्रेस पार्टी ने इस गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार करने का फैसला किया। इसके कुछ महीनों बाद नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, जिसमें जबरदस्त उत्साह दिखाते हुए लगभग 70,000 लोगों ने नमक के प्रावधानों को तोड़ा और कितने ही लोग जेल गए। हालांकि कांग्रेस को जल्द ही इस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने का खेद हुआ और 1931 में गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सत्र में कांग्रेस ने गांधी जी को कांग्रेस प्रतिनिधि बनाकर भेजने का फैसला किया। जिसने भी उस सत्र की कार्रवाई को पढ़ा होगा, उसे जल्द ही एहसास हो जाएगा कि गोलमेज सम्मेलन की विफलता का मुख्य कारण गांधी जी ही थे। गोलमेज सम्मेलन के कोई भी निर्णय लोकतंत्र या राष्ट्रवाद के समर्थन में नहीं थे और महात्मा श्री रामसे मैकडोनाल्ड को तथाकथित सामुदायिक पुरस्कार पाने हेतु आमंत्रित करने का चले गए और इस प्रकार सांप्रदायिक व्यवस्था की विघटनकारी ताकतों को दोबारा प्रबल किया, जिन्होंने 24 साल से राजनीतिक निकाय को जीर्णशीर्ण किया था। इस प्रकार महात्मा सांप्रदायिक मतदाताओं और भारत की भावी संसद में सांप्रदायिक मताधिकार के प्रत्यक्ष घुसपैठ के लिए जिम्मेदार थे। इसमें कोई हैरत की बात नहीं थी कि जब श्री रामसे मैकडोनाल्ड ने सामुदायिक पुरस्कार दिया तो महात्मा ने कोई आपत्ति नहीं जताई और विधानसभा सदस्यों को भी पहले से बता रखा था कि इस पुरस्कार के बारे में पूछा जाए तो नहीं स्वीकार करें और नहीं अस्वीकार। उन्हीं गांधी जी ने फिर सांप्रदायिक इकाई पर कुठाराघात किया, जिसके लिए उन्होंने पिछले 15 वर्षों में न जाने कितना कुछ दांव पर लगा दिया था। और यह भी हैरानी की बात नहीं है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बहाने 1935 के
भारत सरकार अधिनियम में सांप्रदायिक मताधिकार, सांप्रदायिक मतदाता और अल्पसंख्यकों को महत्व देने की एक स्थायी वैधानिक स्वीकृति दी, यहां तक कि अल्पसंख्यकों को प्रांतों और केंद्र दोनों की सरकारों में महत्व दिया जाएगा, विशेष रूप से मुसलमानों को। यह स्वाभाविक है कि जिन विधायकों को सांप्रदायिक मताधिकारों के लिए चुना जाएगा, उनकी मानसिकता में सांप्रदायिक और राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई खाई को पाटने भरने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। क्यों होगी? इसीलिए राजनीतिक और आर्थिक बुनियादों को लेकर संसदीय दल का गठन असंभव था। हिंदू और मुसलमान विपरीत खेमों में बंट गए और एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी दलों के रूप में अलगाववाद को बढ़ावा देते रहे। लगभग सभी घटनाओं और निर्णयों में सांप्रदायिक तांडवों में मुसलमानों के हाथों हिंदू ही उत्पीड़न का शिकार हुए। लोग हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता की किसी भी संभावना को लेकर पूरी तरह से निंदक हो गए थे, लेकिन गांधी जी कोरी कल्पना के तहत सभी मौसमों में हिंदू मुस्लिम एकता के अपने निष्फल सूत्र को दोहराते रहे। यहां मैं मदन मोहन मालवीय के कम्युनिटी अवार्ड स्वीकार करने के खिलाफ उनके दिए गए भाषण का हवाला दे रहा हूं। आरोपों की स्वीकृति और साहसिक इस्तीफे का प्रदर्शन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1937 से प्रांतीय स्वायत्तता। यह अधिनियम हितों की सुरक्षा, विशेषाधिकार, विशेष शक्तियों के हितों की रक्षा, वर्तमान समय में विभिन्न ब्रिटिश कर्मचारियों से व्यवहार में अभी तक दिए गए सम्मान और अधिकारों में निरंतरता से परिपूर्ण था। इसलिए कांग्रेस ने पहले तो दिए गए पदों की जिम्मेदारियां स्वीकार नहीं की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि हर प्रांत में एक मंत्री चुना गया है और उनमें से कम 5 नियमित रूप से कार्य कर रहे थे। अन्य 6 प्रांतों में मंत्री अल्पसंख्यक वर्ग के थे और वे जल्द ही राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में लग गए और तेजी से आगे बढ़े। कांग्रेस ने महसूस किया कि अगर वे अपने पदों की अस्वीकार की नीति पर कायम रहे तो जल्दी ही हाथ सब कुछ छूट जाएगा। परिणामत 1937 में उन्होंने दिए गए पदों को स्वीकार कर लिया। ऐसा करते समय उनकी कुछ गंभीर गलतियां हुई, जिनमें से एक थी मुस्लिम लीग के सदस्यों को मंत्रिमंडल की प्रभावी भागीदारी से बाहर रखना। उन्होंने केवल उन्हीं मुसलमानों को शामिल किया जो मंत्रिमंडल कैबिनेट में कांग्रेसी थे। यह नीति उस देश के लिए सही नीति थी जहां सामान्य मताधिकार हो और कोई सामुदायिक प्रतिनिधित्व न हो। लेकिन सांप्रदायिक मतदाता और सांप्रदायिक मताधिकार के साथ साथ अन्य अलगाववादी सामग्री को स्वीकार करके यह अस्थिर हो गया। मुस्लिम लीग के सदस्यों का साथ बनाए रखना मुश्किल हो गया, क्योंकि वे प्रत्येक प्रांत के मुस्लिम जन का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसमें वे अल्पसंख्यक थे। जो मुस्लिम राष्ट्रवादी मुस्लिम थे, वे मंत्री बन गए, वैसे प्रतिनिधि नहीं बने जैसे कि मुस्लिम लीग के सदस्य बने। मुस्लिम सदस्यों को मंत्रिमंडल कैबिनेट में न ले जाकर कांग्रेस ने स्वयं अपनी ही कार्रवाई का खुले तौर पर खंडन किया। कानूनी तौर पर सांप्रदायिक प्रणाली का हिस्सा होने को मान्यता दे दी। दूसरी ओर मुसलमान कांग्रेस के नियंत्रण में रहने के लिए अनिच्छुक थे। आपके हितों की रक्षा की जरूरत उन्हें कभी भी महसूस ही नहीं हुई। गवर्नर सहानुभूतिपूर्ण समर्थन देने को हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्यों ने उन्हें मंत्रियों के रूप में अस्वीकार कर दिया था। जिन्ना को ऐसी परिस्थिति का फायदा मिला और वे भी व्यवहार कुशलता से, चतुरता से फायदा उठाते रहे, और जब 1939 में जब कांग्रेस ने गुस्से में आकर इस्तीफा दे दिया तो यह सामरिक लाभ मुस्लिम लीग और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हाथों में चला गया। 1935 में भारत सरकार की धारा 93 के तहत गवर्नरों ने कांग्रेस के प्रांतों की सरकारों को अपने नियंत्रण में ले लिया और मुस्लिम लीग के मंत्रियों ने शेष प्रांतों में शक्ति और अधिकार बनाए रखा। राज्यपाल, गवर्नर अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति अनुरूप प्रशासन में मुसलमानों प्रति एक विशिष्ट झुकाव के साथ आगे बढ़ते रहे। पूरे देश में सांप्रदायिक व्यवस्था का शासन था, बोलबाला था। एक ओर मुस्लिम मंत्रालयों के माध्यम से और दूसरी ओर ब्रिटिश राज्यपालों के मुस्लिम समर्थकों के माध्यम। गांधी जी की हिंदू मुस्लिम एकता कुछ और तो नहीं, एक सपना बनकर रह गई। लेकिन उन्हें इस बात का शायद ही कभी फर्क पड़ा
उनकी महत्वाकांक्षा समान रूप से हिंदुओं और मुसलमानों का नेता बनने की थी, और मंत्रालयों से कांग्रेस ने इस्तीफा देकर फिर लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की बलि दी। महात्मा के हठ की वेदी पर हिंदुओं के धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की बलि चढ़ा दी गई। युद्ध का लाभ उठाती लीग उपरोक्त स्थिति से प्रोत्साहित होकर 5 प्रांतों में मुस्लिम सरकार और अन्य 6 में मुस्लिम समर्थक गवर्नर मो जिन्ना ने तेजी से कार्य किया। कांग्रेस ने युद्ध का विरोध किया। मो जिन्ना और लीग की नीति बहुत स्पष्ट थी। वे तटस्थ रहे और सरकार को कोई परेशानी नहीं होने दी। हालांकि अगले ही वर्ष मुस्लिम लीग ने लाहौर के अधिवेशन के दौरान युद्ध में ब्रिटिश सरकार के सहयोग की शर्त के रूप में भारत के विभाजन के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया। लाहौर प्रस्ताव के कुछ महीनों के बाद लॉर्ड लिनलिथगो ने सरकारी नीति के एक बयान के माध्यम से मुसलमानों को उनकी अलगाव नीति में पूर्ण समर्थन दिया, जिसमें उन्हें आश्वासन दिया गया था कि बिना सबकी सहमति के कोई भी भारत के राजनीतिक संविधान के राष्ट्रीय जीवन के तत्वों में कोई बदलाव नहीं करेगा। भारत के वायसराय द्वारा किए गए समझौते के माध्यम मुस्लिम लीग और मो जिन्ना की देश में बढ़ती राजनीतिक लोकप्रियता और प्रगति पर मानो वीटो की मुहर लगा दी। उस दिन से विघटन प्रक्रिया हर तरह की संचित शक्ति के साथ आगे बढ़ी। लीग ने मुसलमानों को नौसेना, सेना या वायुसेना में भर्ती होने से प्रतिबंधित नहीं किया और बड़े पैमाने में वे सेना में भर्ती भी हुए। वास्तव में पंजाब के मुसलमानों की भारतीय नौसेना में बहुत कम भर्ती का नुकसान उठाया। भविष्य में मुस्लिम राज्य की दूरदर्शिता की तैयारी करते हुए, जैसा कि हम आज कश्मीर में देख सकते हैं, मुस्लिम लीग ने निस्संदेह विश्व युद्ध के 6 वर्षों के दौरान कभी भी कोई मुश्किलें नहीं होने दी। संदर्भ: स्वर्गीय सर सिकंदर हयात खान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कायरो में सशस्त्र बलों के सामने दिया गया भाषण। वे केवल इतना चाहते थे कि उनकी पूर्ण सहमति के बिना भारत के संविधान में कोई परिवर्तन न किया जाए, और यदि परिवर्तन होगा तो तब जब पाकिस्तान दे दिया जाए। लॉर्ड लिनलिथगो ने अप्रत्यक्ष रूप से अगस्त 1940 में यह आश्वासन दिया था। न क्रिप्स के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस को यह नहीं पता था कि युद्ध का समर्थन करे या इसका विरोध करे या तटस्थ रहे। कांग्रेस द्वारा ये सभी रवैये एक बाद एक अपनाकर देखे गए, कभी भाषणों के माध्यम से, कभी संकल्पों के माध्यम से, कभी प्रेस अभियानों के माध्यम से और कभी अन्य तरीकों से। स्वाभाविक है कि सरकार ने महसूस किया कि कांग्रेस के पास खुद का कोई दिमाग नहीं है। इसके पास अगर कुछ है तो केवल आडंबरपूर्ण शब्दों में निंदा। युद्ध 1942 तक बिना किसी सहमति या बाधा के चलाया गया। ब्रिटिश सरकार के पास आदमी, पैसा और युद्ध के लिए आवश्यक हर तरह की सामग्री थी। उसे हर तरह का कर्ज मुहैया करवाया गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसे उन्होंने कांग्रेस और शेष भारत के सामने पेश किया, जिसमें व्यर्थवादों की मृगमरीचिका सशस्त्र थी, जिसमें विभाजन की पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही थी, विभाजन के स्पष्ट संकेत के साथ। यह मिशन स्पष्ट रूप से विफल हो गया, लेकिन जब कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया तो यह प्रस्ताव एक प्रतिशोधी और कपटपूर्ण संकल्प की पुनरावृत्ति थी, जिसमें लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के प्रति अपने कर्तव्य पालन का भाव था, जिसे बाद में विभाजन की शुरुआत माना गया। अप्रैल 1942 में इलाहाबाद में आयोजित संपूर्ण भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारी बहुमत से विभाजन का सिद्धांत अस्वीकार कर दिया गया। अल्पमत में वर्तमान गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी और उनके 6 से 7 समर्थक शामिल थे, लेकिन उस समय तथाकथित मुस्लिम राष्ट्रवादी मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसने कुछ महीने बाद फैसला सुनाया। इलाहाबाद के प्रस्ताव का पिछले श्रम समिति के प्रस्ताव पर कोई असर नहीं हुआ, जिसने पाकिस्तान के दूरस्थ सिद्धांत को मंजूरी दी थी। कांग्रेस बौखला गई। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम मंत्रालयों और मुस्लिम समर्थक राज्यपालों के माध्यम से पूरे देश को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना जारी रखा। राजकुमार युद्ध से पहचाने जाने लगे थे। श्रम समिति मूक दर्शक बनने को तैयार नहीं थी। पूंजीपति वर्ग कांग्रेस को मौखिक रूप से और सरकार को सर्वोत्तम कीमतों पर समर्थन देने को तैयार हुआ।
यहां तक कि खादर के उत्साही लोगों ने भी सरकार को कंबल बेचे। कांग्रेस इस पंगुता से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाई। रास्ता पहुंच से बाहर था और नाम मात्र के विरोध के बाद सरकार अपने फैसले पर कायम रही।